So, hello everyone, चलो and welcome to an interactive session with Mr. Alok Kumar. So, Alok Kumar sir ने CSE 2018 में रैंक 41 सिक्योर की है, and currently he is posted in Tumkur district in Karnataka, right? अब इस सेशन में हम सर से जानेंगे कि what are जो हर एस्पिरेंट होता है उसको अपनी प्रिपरेशन में कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेटजी को लेके कुछ क्रिटिकल डाउट्स होते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है, पेपर कैसे पढ़ना है या करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, हाउ टू चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो यही सब चीजें हम इन दिस सेशन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आलोक सर। एंड बिकॉज देखिए ये चीजें जिस पर्सन ने ये एग्जाम क्लियर किया हुआ है उनको भी ये डाउट्स आए हैं और उन्होंने ये डाउट्स कहीं ना कहीं रिजॉल्व किए अपनी स्ट्रेटजी में, तभी दे आर एबल टू अचीव एज सक्सेस। सो दैट्स व्हाई विदाउट एनी फर्दर डिले I will, I will allow Alok sir to say something, about his UPSC journey. तो सर प्लीज आप अपनी UPSC जर्नी के बारे में बताइए, लाइक आपने कब सोचा कि मुझे इस एग्जाम के लिए स्टार्ट करना है एंड लाइक कैसे मोटिवेशन आई, राइट, और कैसे रही आपकी जर्नी, आप प्लीज बताइए सर। Hello everyone, my name is Alok Kumar Dubey and I have secured All India rank 41 in CSC 2018. तो बेसिकली if you talk about starting my journey, तो इससे पहले मैं सॉफ्टवेयर में जॉब करता था. I worked for 4 years in the software sector and after that I decided to quit my job. और उसके बाद मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट की. तो उससे पहले मुझे कुछ बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. एंड दैट वाज द रीज़न आई ज्वाइंड कोचिंग बिकॉज टू गेट अ फेयर आइडिया और एटलीस्ट दे विल गिव अ बेसिक आइडिया अबाउट द कोचिंग. सो रीज़न ये कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट मतलब वाई आई क्विट माई दिस सॉफ्टवेयर जॉब. तो इसके पीछे रीज़न ये भी है कि मैं शुरू से बनना चाहता था बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस आई वांटेड टू सिक्योर माई सेल्फ सो दैट घर से पैसे नहीं मांगने पड़े और मैं फ्री माइंड से अपनी प्रिपरेशन कर सकूँ. क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो लोग आते हैं प्रिपेयर करने, अगर वो घर पे डिपेंड है तो कहीं ना कहीं घर से प्रेशर आने लगता है कि आप जल्दी क्लियर करो और नहीं हो रहा है. तो देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच कीप्स ऑन बिल्कुल रनिंग इन योर बिल्कुल माइंड. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट सिक्योर योरसेल्फ. और उसके बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो पूरे मन से करेंगे एंड यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजन. लेकिन अगर मुझे कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती थी और मुझे कुछ खरीदना होता था, आई डिड नॉट टू आस्क फ्रॉम माय पेरेंट्स कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं ये सोच रहा हूँ. सो योर माइंड विल बी फ्री. और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आप फ्री माइंड से होकर तैयारी कर रहे होते हो, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता पेरेंट्स का या फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा लेते हो. And when it comes to when I started my journey, so I started in 2016. जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी एंड देन फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन मैंने 2016 से स्टार्ट की. और पहले एक अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं निकला 2017 में, 2018 में मेरा प्री निकला एंड उसके बाद मेंस एंड इंटरव्यू. सो फाइनली आई क्लियर्ड अमेजिंग एंड सर, गेट अमेजिंग। 41 रैंक. सो अब इसके पीछे क्या क्या हाउ आई प्रिपेयर्ड एंड व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी I will be sharing with Siddharth and I will be telling you what are the things that you should keep in mind. क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत है. पीपल आर गेटिंग वेरी कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. तो मैंने इस प्रिपरेशन में 3 साल में ये रियलाइज किया है कि अगर कैंडिडेट को पता है कि व्हाट नॉट टू डू तो वो सक्सेस हो जाएगा. व्हाट टू डू तो सब बताते हैं बट व्हाट टू डू में उनका स्पीयर इनलार्ज होता रहता है. इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं और फिर उस चक्कर में आप एक बहुत बड़े उसमें इंफॉर्मेशन पूल में फंस जाते हो और फिर उसमें आपको बहुत टाइम लग जाता है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप सक्सेस नहीं होंगे बट अगर आपको कम अटेम्प्ट में और क्या कहते हैं, एक कहते हैं ना फोकस्ड वे में अगर तैयारी करनी है, जैसे अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती थी तो आपको सिर्फ एम दिखना चाहिए कि हमें कितने मिनिमल इंफॉर्मेशन से हमारा क्लियर हो रहा है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके तो सर, पहला पार्ट ये कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन एंड फॉर द बिगिनर्स. आई थिंक सर बच्चों के लिए एक चीज मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि लाइक आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स नहीं निकला बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने जब दिया 2018 में तो प्रीलिम्स निकला, इंटरव्यू निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू निकला और फाइनल भी निकला और रैंक 50 के अंदर आई. मतलब आई थिंक अगर बच्चों को ये हाईलाइट करना हो कि कितनी बड़ी चीज है तो लेट मी मतलब बच्चों को ये बताना चाहिए कि कई जो ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके होते हैं जिनकी 300 में रैंक है वो दोबारा देते हैं, है ना.
तो सर प्लीज ये हाईलाइट चीज करिए। जैसे आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं एक एनालिसिस के थ्रू मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दोस्त, if you want to come in top 100, it is very tough, because if you analyze the result, all 30-40% people are 100 who are already in service. So इसके लिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि आपको उनसे कंपटीशन करना है जो ऑलरेडी सर्विस में है। उनको सारा पता है, मैंने पिछली बार कहाँ गलती की थी, इस बार कहाँ उनको इम्प्रूवमेंट करना है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत जरूरी होते हैं, हो जाती हैं कि आप स्ट्रेटेजिक वे में अपनी तैयारी करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। इनफैक्ट आई हैव फेल्ट दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग, इट्स नॉट लाइक कि मैं यूटोपियन बात बोल रहा हूँ, मैंने खुद वो ट्राई किया है, टेस्टेड है, इसलिए बता रहा हूँ। बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं वही क्या कहते हैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा कि क्या क्या मैंने किया एंड हाउ आई वेंट, सो दैट इट हेल्प मी, एंड इन द वेरी फर्स्ट मेंस आई क्लियर दैट टू विद गुड रैंक। सो पहला है, अगर आपको बीच में कुछ ऐड करना हो तो यू कैन आस्क। बिल्कुल सर, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इनफैक्ट यही चीज थी कि जो अभी एस्पिरेंट जो अभी शुरू कर रहा होगा, लाइक जस्ट अभी शुरू कर रहा होगा 2022 के लिए से, उसने भी कहीं अपना मतलब जॉब छोड़ के एक डिसीजन लिया कि मेरे को सिविल सर्विस का एग्जाम हाँ, देना है, राइट राइट। जस्ट स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी कि उसको व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, उसको पहला कदम क्या रखना चाहिए इसे? आप एकदम सही आपने पहला पूछा, ये बिगनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि बेसिक है, हर कोई कोचिंग या हर कोई इंसान बताएगा। आपको अपना बेसिक स्ट्रांग करना है। मेरा मानना ये है कि अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी। और बेसिक स्ट्रांग कैसे होगा? आपको एनसीईआरटीज पढ़ना है, सारी नहीं, कुछ कुछ जो कोर सब्जेक्ट्स हैं। मेरे हिसाब से मैंने 5 कोर सब्जेक्ट्स माने थे: मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, and environment ecology, and then this पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो इस सब की जो एनसीईआरटी है, आप 9-10 का उठा लो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं आप 6 की से लेके पढ़ाओ, बट एटलीस्ट 9-10 की ज्योग्राफी, और उसके बाद इन्वायरमेंट जो बुक आती है साइंस की, और पॉलिटी की जो बुक आती है। इसके बाद एडवांस में 11-12 में आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपका बेस बनाती है। एनसीईआरटी हैज बीन डिवाइज्ड इन सच अ वे कि वो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल लेके उसमें बताए गए हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इट्स बिल्कुल नॉट लाइक कि क्या कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से अगर एडवांस बुक पढ़ना चालू कर दोगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे टर्म्स ऐसे रहेंगे जो आपको बाउंसर की तरह लगेंगे। तो इसलिए मैं जो बिगनर हैं उनको यही एडवाइस करूंगा, अभी आपको ज़्यादा किसी और चीज़ के पीछे नहीं भागना है। अगर आपको वो चीज़ कोचिंग से मिल रही है, आप कोचिंग से कर सकते हो। अगर आप खुद भी तैयार करना चाह रहे हो तो खुद भी कर सकते हो। आई एम नॉट टेलिंग कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, बट आपका मेन एम क्या है? दीज आर द मीडियम्स। आपको बिल्कुल कोचिंग के थ्रू करना है, खुद से करना है, वो आपका एक मीडियम है, बट आपका मेन एम क्या है कि आपका जो एनसीईआरटी है, बिल्कुल। 20-5 जो कोर सब्जेक्ट हैं उसका क्लियर होना चाहिए। उससे आई क्या होगा, थिंक आपका बेसिक। एनसीईआरटी तो सर ऐसी है कि जो हर कोई रिकमेंड करता है, और आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रिपरेशन में बहुत ही जरूरी रहती है, राइट? यस यस यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको बेस का आइडिया मिलता है हमें क्या क्या चीज़ कवर करना है। देन उसके बाद आप एडवांस बुक में जा सकते हो। और दूसरी चीज़ मैं बिगनर्स के लिए बोलना चाहूँगा कि आप जिस दिन से आपने सोचा आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, उस दिन से आप एक पेपर पढ़ना चालू कर दो। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इट हैपेंड विद मी ऑल्सो। या तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई एक पढ़ना आप स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सर बट एक चीज यू पूछना शुड। चाहूंगा मैं इधर, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको मतलब कहते हैं कि दोनों ही पेपर अच्छे हैं, कि दोनों ही पढ़ने चाहिए, राइट? एक ये टेंडेंसी होती है, हमेशा एक डर लगता है कि यार कहीं कुछ छूट नहीं रहा है। तो आप क्या यस, सजेस्ट करेंगे इसमें कि रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि कई लोग सोचते हैं हिंदू भी पढ़ ले, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ ले, कई लोग सोचते हैं कि मैं एग्जैक्टली ये भी करंट अफेयर्स मैगजीन कवर कर लूँ, ये भी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली दिस हैपेंड विद मी ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं आपको एक जगह स्टिक करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, मैं हिंदू ही पढ़ता हूँ, और आई रेड ओनली हिंदू। बट जैसे जैसे आप ग्रेजुएट होते हो ना, जैसे जैसे आपको समझ में आता है, देन यू कैन गो टू अदर पेपर, और यू कैन स्टिक टू दैट ओनली वन पेपर। लाइक मैंने हिंदू ही पढ़ा स्टार्टिंग में, और 1-2 साल तक पढ़ा, बट बिकॉज ऑफ माई ऑप्शनल सब्जेक्ट वॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने वो स्विच कर दिया इंडियन एक्सप्रेस में। क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन एक्सप्रेस में आपको जो व्यूज मिलते हैं वो बैलेंस्ड है, एनालिसिस काफी सही होती है, पॉइंट जो देते हैं वो सही होते हैं।
बट दोनों पेपर अच्छे हैं। मेरा मानना ये है आप दोनों पेपर देखो, जो आपको सही लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो पढ़ो, कोई छूटता नहीं है। जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आज आया है वो 2 दिन बाद हिंदू में आ जाता है, जो हिंदू में आज आया है वो 2 दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस में आ जाता है। तो अगर आपके मन में ये है कि कुछ छूट रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। आप कोई एक पेपर स्टिक करो और उसमें फिर आप क्या कहते हैं कंटिन्यू करो। ये नहीं कि आपने 4 दिन हिंदू पढ़ा फिर 5वें दिन एक्सप्रेस पढ़ लिया, देन यू विल बी मिसिंग समथिंग्स। सो वो ऐसा मत करिए, आप स्टार्ट करिए और जिससे आप स्टार्ट करें उसको स्टिक करिए एटलीस्ट 2 महीने 4 महीने, देन यू कैन, अगर आपको नहीं सही लग रहा आप स्विच कर सकते हैं। तो ये है। तो 2 चीज बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप एनसीईआरटी एकदम पूरा अपना स्ट्रॉन्ग करो, बेस स्ट्रॉन्ग करो। सेकंड थिंग है आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो। ओके सर। सर इसमें एक और चीज जो है, अब स्टूडेंट्स जैसे ही जो तैयारी करते हैं उनको एक और चीज होती है नोट्स बनाने की, कि लाइक एक तो पहली चीज होती है किस चीज के ही नोट्स बनाने, ये नहीं पता होता, क्योंकि कई लोग न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं बट करंट अफेयर्स की मैगजीन भी है। तो आप किस चीज के नोट्स बनाते थे और कैसे बनाते थे, इस पे आप थोड़ा कुछ इलाबरेट करें। हाँ डेफिनेटली मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये सेम चीज़ मैंने भी किया है स्टार्टिंग में। अगर अगर आप सोचते हो आप नोट्स बनाओगे, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दैट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। अगर आप एनसीईआरटी के भी नोट्स बनाते हो तो आप दूसरी किताब फिर से लिख देते हो, क्योंकि आपको लगता है एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन फर्स्ट रीडिंग। सेम गोज विद द बिल्कुल। पेपर और सेम गोज विद द एनी करंट अफेयर। सो आई deliberately I want to say this कि don't make notes at least in the first or second reading, क्योंकि उसमें आपको ये लगेगा कि सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है, देन यू विल राइट अनदर बुक ऑफ द सेम थिंग, सो अब दोबारा आप उसको पढ़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपने ऊपर बिलीव रखो, नहीं मैं समझ रहा हूँ मुझे कैसे करना है, देन स्लोली यू विल रियलाइज कि जो मैंने नहीं बनाया सही किया। 2 रीडिंग 3 रीडिंग में यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा दीज थिंग्स आर ओनली इंपॉर्टेंट नॉट द होल थिंग। तो वो ग्रेजुअली आपको आता है। तो पहले आपको पढ़ना है और समझना है, दैट इज ओनली थिंग। आप नोट्स बनाने जाओगे तो आपका और टाइम लगेगा, कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी कि मैं सारा चीज फिर से लिख रहा हूँ, वो टाइम वेस्टिंग है। तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ पढ़ना है और ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज यू कैन, एज मच एज पॉसिबल। सर आई थिंक यही जो इंसाइट्स होती हैं कि नोट्स पहली रीडिंग की एक बार आप कर लो फिर बनाना शुरू करो, आई थिंक यही इंसाइट जो है टॉपर्स के थ्रू हमें जो पता चलती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पढ़ाने में कंटेंट तो बहुत सारा अवेलेबल है बट यही चीजें जो है एग्जैक्टली क्रिटिकल वो हमें ध्यान में रखनी होती। तो सर एग्जैक्टली। एक और चीज जो मैं पूछना चाहूंगा सर इसमें, सर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका मेंशन किया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो राइट जैसे राइट। ऑब्वियसली जो बिगनर है वो सोचेगा कि मुझे कोई ऑप्शनल चूज करना है, तो लाइक आप कैसे आए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चॉइस पे, और आप क्या सजेस्ट करेंगे दूसरों को कि उनको कैसे चूज करना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट। डेफिनेटली देखो, ऑप्शनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको सिलेक्शन में भी और आपको टॉप रैंक लाने में भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शनल इज द मेजर गेम चेंजर इन दिस इंटायर प्रोसेस। सो चूजिंग एन ऑप्शनल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए मैं 2-3 क्राइटेरिया मैंने फिक्स किया है। फर्स्ट थिंग है, जो बिगनर्स है, कुछ लोग ऐसा होता है कि जिनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी सेम है एंड दे हैव द इंक्लिनेशन for the same subject, they can go with that. बिल्कुल। The first thing is that if they have same inclination and they think that they can do better because they have already studied that subject for 3 or 4 years, they can do. Second thing आती है, जो जो एकदम नए, जो मेरी तरह है, जिनको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, वो पहले एक बार आप सिलेबस यूपीएससी का उठाइए और उसमें आपको लगेगा अच्छा ठीक है, एक बार गो थ्रू करिए, इट विल टेक 1 or 2 days, जो सारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं। फिर उसमें आपको 4-5 आप सेलेक्ट करोगे, अच्छा ठीक है, हो सकता है सोशियोलॉजी ले ले, हो सकता है एंथ्रो ले ले, हो सकता है पबैड ले ले। उसके बाद आप क्या करिए, सबका जो सिलेबस में क्या क्या सिलेबस है वो गो थ्रू करिए। देन आपको थोड़ा जिसमें कंफर्टेबल फील आ रहा है। दूसरी चीजें होती है कि कंफर्टेबल फील आना ही काफी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शनल ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत सारा एफर्ट पुट इन करना पड़ता है और सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है। जैसे कॉस्ट अगर बेनिफिट आपकी मेमोराइजेशन, हाँ आपकी मेमोराइजेशन पावर बहुत अच्छी है तो लोग ऐसे ऑप्शनल की तरफ जाएंगे जिसमें ज्यादा रटना है और जाके वहां पे लिखना है। किसी किसी की अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे ऑप्शन की तरफ जाएंगे जिसमें
अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, जो करंट से रिलेटेड है। बिकॉज ऐसे ऑप्शन में जब आप जाते हो तो आपको आपके आसपास क्या हो रहा है आपको हमेशा टैप रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट विल बी द क्रक्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो सेकेंड चीज है, आप पहले 4-5 सेलेक्ट करो, उसके बाद उसमें से आप देखो कि आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है और आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आप किस में अच्छा कर सकते हो। सेकेंड थिंग है, अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया ओके ठीक है मेरा इंक्लिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशोलॉजी में, देन सेकेंड लेवल ऑफ एनालिसिस ये आती है कि ठीक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मैटर है। अगर मैं पेपर 2 में जाऊंगा तो मुझे करंट अफेयर पे टैप रखना पड़ेगा, इंडिया की पॉलिटी या वर्ल्ड की पॉलिटी में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। सोशोलॉजी में करंट अफेयर वाला उतना इवेंट नहीं तुम्हें टैप रखना पड़ेगा। तो आप किस में कंफर्टेबल हैं, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं देन यू गो विद दैट। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ऑप्शनल में थोड़ा डीप आपको जाना पड़ेगा। आप ऊपर ऊपर से पढ़ के ऑप्शनल के लिए पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आपको एटलीस्ट मिनिमम इतना पता हो और थोड़ा डीप में पता हो। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जैसे कुछ ऑप्शनल चूज करने का और फायदा भी है, जैसे पबाइड मैंने क्यों चूज किया, एक तो मेरा इंक्लिनेशन था एंड आई वाज लाइक very involved in all those things what is happening in country and how this governor and all those things, तो मेरा इंटरेस्ट था। Okay. दूसरा है कुछ ऑप्शन आपको एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, पॉल साइंस, ये आपका अदर पेपर में भी हेल्प करेंगे लाइक बिल्कुल पेपर 2 बिल्कुल जीएस, बिल्कुल। पेपर 4 इन काफी जीएस फॉर ओवरलैप होता है पब्लिक। सर इनका, काफी ओवरलैप। यस, बिल्कुल। काफी। और एसए में भी आपका हेल्प करते हैं। अगर आप पॉल साइंस ले रहे हो तो आपके इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। अगर यस आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हो तो गवर्नेंस पे अगर एसए आएगा तो यू कैन राइट वेरी वेल बिकॉज यू विल हैव दैट काइंड ऑफ vocab in your this mind, you can write very good answer. तो these are the additional benefit, तो आपको सबको ध्यान में रख के चूज करना है। बट द मेजर थिंग ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन है तभी चूज करें, अदरवाइज वो बहुत ही ज्यादा बर्डनसम हो जाता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो क्योंकि आप चीजें ग्रास्प नहीं कर पाते। क्योंकि इस एग्जाम में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं दोज हु आर वेरी टैलेंटेड एंड दे आर कमिंग फ्रॉम द वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस, वेरी दे बिल्कुल, आर उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहता है उनके उसमें। एग्जैक्टली। तो आपको उनसे compete करना है, इसलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप इंटरेस्ट के साथ करोगे तो आपको उस चीज में मजा आएगा, जब आप बिल्कुल। मजा आएगा तो आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से लिखोगे भी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इन सर ऑर्डर टू एक चूज और एन। चीज जो प्रिपरेशन में लाइक आती है, जो बहुत ही क्रिटिकल बोलते हैं हर कोई, इज आंसर राइटिंग सर। तो आंसर यस यस, राइटिंग लाइक कब एस्पिरेंट को शुरू करना चाहिए? डेली आंसर लिखना चाहिए या सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहिए? लाइक उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे और आपकी क्या अप्रोच रही थी सर? डेफिनेटली देखो आंसर राइटिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप जो आंसर लिखते हो आपकी कॉपी आपको वहाँ रिप्रेजेंट करती है, आप तो बिल्कुल रिप्रेजेंट करने जाते नहीं। तो डेफिनेटली योर कॉपी विल शो यू हाउ मच टैलेंटेड यू आर और हाउ मच यू हैव रिटन इन दैट। तो आंसर राइटिंग डेफिनेटली, जैसे आपने 2-3 क्वेश्चन पूछा, पहला तो कब से स्टार्ट करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको पहले एटलीस्ट 1-1.5 साल पूरा कंप्लीट आप पढ़िए, आप अंडरस्टैंड करिए, देन ओनली यू शुड ट्राई फॉर राइटिंग एन आंसर। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपके माइंड में ज़्यादा चीज़ें आएंगी नहीं, क्योंकि आपके पास अभी नॉलेज बेस है ही नहीं। अगर कुछ निकलने के लिए कुछ माइंड में होना चाहिए, कुछ नॉलेज बेस होना चाहिए, जब नहीं होगा तो माइंड में निगेटिविटी आती है। तो बिल्कुल पहली सर। चीज़ है एटलीस्ट आपको 1 साल अच्छे से पता हो, आपने पढ़ा, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, नाउ यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। बिकॉज जब आप लिखने बैठोगे आप अपने पीयर को देखोगे वो बहुत अच्छा आंसर लिख रहा है, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा वो 4 साल से मेहनत कर रहा है तब इतना अच्छा आंसर लिख रहा है। अब नाउ यू आई स्टार्ट थिंक थिंकिंग कि इसमें मैं एक पहली चीज सर मैं बार। हाईलाइट करना चाहूंगा। लाइक लोग जो टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज देते हैं उसमें जो मॉडल आंसर कई बार वो डालते हैं, तो वो तो इतना गजब लिखा होता है, उस पे आपका क्या कमेंट है? लाइक उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा अच्छा मैं लिखा। सेकंड चीज उसमें ही हाँ आ रहा हूँ, बिल्कुल। मेरी अप्रोच क्या थी। जब मैंने स्टार्ट किया आंसर राइटिंग, मैंने 1 साल प्रिपरेशन के बाद, जब मैं प्री मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया। तो मैंने ये रियलाइज किया स्टार्टिंग में मैंने बहुत ही घटिया, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ही घटिया आंसर लिखे, जिसका मतलब कि कोई सर पैर नहीं। बट आई यूज टू राइट दोज थिंग्स, मैं हेजिटेट नहीं करता था, मैं वो लिख के, जैसे आपने अभी बोला, मॉडल आंसर से मैच कराता था।
तो मॉडल आंसर से मैच करा के मुझे ये समझ में आया, ठीक है, अगर मॉडल आंसर में 8 पॉइंट दे रखे हैं, अगर मेरे आंसर में 2 या 3 पॉइंट आ रहे हैं, दैट मीन्स आई एम राइटिंग वेरी वेल आंसर। बिकॉज मुझे ये रियलाइज हुआ धीरे धीरे, मैंने ग्रेजुअली जब मूव किया, क्योंकि आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, जो मॉडल आंसर देता है वो परफेक्ट आंसर है। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू राइट अ परफेक्ट आंसर इन एग्जाम, यू कांट, literally you can't write a perfect answer in exam, because we are human being and we have to write 50 pages, and that too in a short span of time. At least you should try to write above average answer. Above average means there are some answers who everyone will write, but if you are adding in that answers, if you are adding 3 4 5 good keywords and 1 or 2 extra point, that is more than enough. That will, if you're doing that thing now, I am pretty much sure you will be in top 100. Because what happens, most of the people, they आई थिंक सर are मैं not इधर able to हाईलाइट करना चाहूंगा एक्सपीरियंस के लिए। सर बोल रहे हैं कि टॉप 100 में आने के लिए देखिए, मतलब आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो अप्रोच है, प्लीज जो एस्पिरेंट्स है ध्यान से सुने इधर, कि जो अप्रोच है इट्स ऑल अबाउट राइटिंग अबव एवरेज। ऐसा नहीं है, yes, परफेक्शनिज्म नहीं चाहिए इधर। सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट फॉर एस्पिरेंट्स। परफेक्शनिज्म आप लेके पहली बात तो आ नहीं पाओगे, और लेके आ भी पा रहे हो, देन यू विल बी लाइक नॉट डूइंग जस्टिस विद ऑल द आंसर्स। आपने 2 आंसर परफेक्ट लिख दिया, बाकी आपका हो सकता है 1-2 आंसर छूट जाए सारा पॉइंट कवर करने में। तो इट्स बेटर टू राइट above average answer with good keywords that you will definitely have after thorough preparation. अगर आप उतना हर एक क्वेश्चन में डाल दे रहे हो 1 या 2 कीवर्ड्स, दो जो इंपॉर्टेंट है, I am pretty much sure you will be in top 100. Even I have did the same thing. That is why I am telling you. It's not like I am this telling some utopian things. मैंने खुद किया है और वो मेरे केस में हुआ है। इनफैक्ट आई वाज द टॉप इन टॉप 3 GS scorer. I got 460 marks in GS only. So And amazing, that time, amazing. In top 3 that GS score, I think that is that like, time 470 was the highest in GS. So that is the thing I am telling you. If you are writing above average answer with good keywords, that you will find after thorough preparation, you will find what are the keywords that we are talking. Everyone has it, but you have to try to use that. आपको वो यूज करना आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, सबके पास वो नोट्स होते हैं, बट एग्जाम लिखने टाइम आपके दिमाग में नहीं आता। तो आपके दिमाग को ट्रेंड ही ऐसे करना है, यूज करना है। और ट्रेंड कैसे करोगे आप? आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है। इनफैक्ट आई कैन काउंट द डेज ऑन माई फिंगर कि मैंने 1 साल में 5 दिन आंसर नहीं लिखा होगा, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, सिर्फ 5 डजंट दिन सर, मैटर। सिर्फ 5 दिन। It's a finger, it's a rough count, but हाँ, not बट आई more कैन than, अंडरस्टैंड। नो, आई एम it ट्राइंग टू is से, not in 2 ये digit. हाईलाइट I करना can, चाहता हूँ कि डेडिकेशन जो आपकी रही है आंसर राइटिंग को लेके, yes. एंड आई थिंक दैट इज द रीजन जो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। Exactly. That is the reason. In fact, that is not in the 2 digit. Entire year I have started. In fact, I remember I started in June until this March. I have written the answer because March के बाद मैंने प्री की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो दैट इज द थिंग। आपको अगर लिखना है तो इस तरह जो मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ ना, आपको 1 या 2 3 कीवर्ड्स यूज करने आंसर में, वो ऐसे आपको याद करने से नहीं आएगा। आपको अपने माइंड को ट्रेंड करना है। ट्रेंड कैसे होगा? आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। मैंने कैसे स्टार्ट किया? स्टार्टिंग में मैं 1 घंटे में 2 आंसर लिखता था in June. After that, I slowly increased my pace, and in the end ऐसा हुआ कि मैं 1 घंटे में 5 से 6 आंसर लिखने लगा। Now, when I compare my previous answer with the latest one, then you will yourself see कि तुमने कितना इम्प्रूव किया है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप उस कॉपी में आंसर लिख रहे हो, आप अपना 4 महीने पहले वाला आंसर पढ़िएगा और जो 4 महीने बाद लिखा हुआ आंसर पढ़िएगा। आई एम प्रीटी मच श्योर आपको खुद डिफरेंस फील होगा और आपको खुद लगेगा आपने कितना ज्यादा इम्प्रूव किया है। इट्स नॉट आपको किसी से क्या कहते हैं एश्योरेंस की जरूरत है। आपको अपने आप में फील आएगा आई हैव डन अ गुड जॉब एंड आई हैव इम्प्रूव्ड सो मच। वो दिखता है और इसी तरह आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो। दैट वाज द वन रीजन व्हाई आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन दिस जीएस मेंस। सर एक जो लास्ट चीज मैं पूछना चाहूंगा इसमें आपसे, कि सर पीयर ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट होता है? एक ग्रुप साथ में पढ़ने वाले, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है इस प्रिपरेशन? क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मैं अकेले अकेले कर लूंगा, कई लोग पीयर ग्रुप। सो आपका क्या व्यू है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, और आपका क्या कोई पीयर ग्रुप था, और लाइक क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में?
एज फार एज पीयर ग्रुप इज कंसर्न, डेफिनेटली पीयर ग्रुप बहुत, मेरे हिसाब से, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर आपको सेम माइंडसेट वाले पीपल मिलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपका पीयर ग्रुप आपका माइंडसेट वाला है कि चलो आप पढ़ रहे हो, आपका क्या कहते हैं साथ दे रहा है आपका, और ऐसा नहीं आपको अननेसेसरी परेशान करना, आप पढ़ रहे हो चलो यार मूवी देखने चलते हैं, चलो आज यहाँ चलते हैं। इट्स लाइक इफ सेम मैचिंग माइंडसेट अगर आपका पीयर ग्रुप मिलता है तो आपको बहुत हेल्प करता है। मेरे केस में क्या हुआ, इनफैक्ट आई एम वेरी लकी टू हैव फ्यू गुड फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आज मैं आईएएस बना हूं तो कहीं ना कहीं उसमें से उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट मेरे साथ में पढ़ने वाले 3-4 लोग थे, जिसमें से एक और ऑलरेडी सी इज एन आईएएस ऑफिसर ऑफ 2020 बैच, and then one is giving interview now, and most probably he will also be selected with very good rank. So that becomes very important। जब आप का पीयर ग्रुप इतना अच्छा होता है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो डिस्कशन होता है वो कंस्ट्रक्टिव मतलब डिस्कशन होता है, आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हो तो कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करते हो। कहीं ना कहीं मेरे केस में मेरा जो आंसर राइटिंग है, मेरा जो आंसर राइटिंग में डिस्कशन है, इसमें पीयर ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा होता था जैसे आज मेरा लिखने का मन नहीं है, बट वी आर इन द ग्रुप ऑफ 4, बाकी 3 लिख रहे हैं तो आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको पीयर प्रेशर हो जाता है यार, बाकी 3 लिख रहे हैं, व्हाई आई बिल्कुल शुड आल्सो। बिल्कुल। आई थिंक एक दैट मोटिवेशन बनी रहती है, मोटिवेशन बनी एग्जैक्टली, रहती है दैट फिर। बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई एक पीछे हटना भी चाहता है तो अगर आपका पीयर ग्रुप अच्छा है तो उसको पीछे हटने नहीं देता है। ठीक बिल्कुल है, जो काम करना है, अगर आंसर राइटिंग करना है तो चलो सब कर रहे हैं, करो, उसके बाद जो करना है करो। तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसकी मुझे तो यही लगता है कि पीयर ग्रुप अगर आपका अच्छा हो तो इनफैक्ट सारे को बिल्कुल सक्सेस मिलता है। बिल्कुल। सर तो एक बस लास्ट क्वेश्चन रैप अप करने के लिए, सर अब आईएएस ऑफिसर बनने के बाद कैसी लाइफ है, मतलब कैसा लगता है, क्या फील आती है, राइट, ताकि थोड़ा बच्चों को एक मोटिवेशन मिले कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव, राइट। डेफिनेटली इस बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगा। देयर इज नो डाउट कि आप जो सर्विस के लिए एस्पायर कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट इन द कंट्री, एंड द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट you will be getting after selected is unparalleled with any kind of private job। बिकॉज मैं खुद भी प्राइवेट जॉब में रहा हूँ, एंड आई वॉज अर्निंग वेरी डिसेंट पैकेज नियर अबाउट 15 लाख, बट द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड द काइंड ऑफ recognition you will get is unparalleled। and the second thing is that now I'm in the field also, तो आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कुछ अच्छा करने की, जिससे क्या कहते हैं आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ। जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो, आपको बहुत मतलब कि किसी के लिए कुछ करते हो तो आपको अच्छा फील होता है। इट्स लाइक योर नॉर्मल ड्यूटी, इट्स लाइक योर डेली वर्क, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपको आजकल बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, लवासना इज द बेस्ट प्लेस टू फॉर ट्रेनिंग, वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। और आईएएस में भारत दर्शन होता है, वो बेस्ट पार्ट है आईएएस का। आपको ऐसी ऐसी जगह देखने को मिलती है जो आप एक नॉर्मल इंसान या आपके पास कितना भी पैसा हो, यू कांट सी दोज प्लेसेस, यू कांट गो इन द मिलिट्री एंड यू कांट हैव अ ट्रेनिंग। सो दीज थिंग्स आर यूनिक फॉर आईएएस ऑफिसर्स। तो ये सारी चीजें इतना मतलब आपको रिकॉग्निशन, इतना रिस्पेक्ट मिलेगा, उसके लिए मैं यही सोचता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़े करनी चाहिए, वो कम है, क्योंकि आप जिस चीज को एस्पायर कर रहे हो वो बहुत ही यूनिक चीज है। आई थिंक ऐसी ही नहीं कही जाती कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज इन द होल वर्ल्ड, राइट, इट इज वन ऑफ द हाँ बेस्ट एग्जैक्टली, सर्विसेज बिकॉज इन द होल द वर्ल्ड। काइंड ऑफ opportunity you will be getting is, and the kind of self satisfaction also, it's very self satisfying, there is no doubt in that। बिल्कुल सर। सो सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और आई वुड लाइक टू से फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर वाचिंग दिस सेशन, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वी विल ट्राई टू कंडक्ट मोर सच सेशंस, राइट, हम और ऐसे सेशंस करेंगे ताकि आपके वो सारे डाउट्स रिजॉल्व हो। एंड अगेन आई होप दिस सेशन वाज मोटिवेशन, नॉट ओनली इंफॉर्मेशनल बट मोटिवेशनल भी रहा हो उनके लिए। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच सर। सो थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू।